नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मिंटू मेधी ने। मिंटू जी, आपने कहा है कि आपको 2 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट करने हैं और आपने ये भी क्लियर किया है कि आपको रिस्क कम लेना है और रिटर्न्स जो हों वो एफडी से थोड़े बेटर हों, और साथ ही क्योंकि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो इसके लिए आपको डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। ऐसे में एक जो चॉइस है वो है आपके पास इक्विटी सेविंग्स फंड की। इक्विटी सेविंग्स फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर इक्विटी आर्बिट्राज में इन्वेस्ट होता है, थोड़ा एलोकेशन यहां पर डेट में भी होता है, लेकिन जो टैक्सेशन है वो यहां पर इक्विटी टैक्सेशन होगा। तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड या एचडीएफसी इक्विटी सेविंग्स फंड चुन सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं उनका नाम है यहाँ पर क्रिकेट पारासर। नाम तो कुछ और होगा लेकिन उनका यूट्यूब चैनल इस नाम से है। तो पारासर जी, आपने कहा है कि आप 5000 पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और आपकी एज है 30 ईयर्स की और 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे, ऐसा आपने कहा है। टारगेट है 25 साल में 2 करोड़ रुपए। तो पहले कैलकुलेट करते हैं कि 5000 रुपये पर मंथ से 25 साल में, 25 साल आपने कहा है, 25 साल में कितना पैसा बन सकता है। 5000 रुपये पर मंथ की एसआईपी 25 साल के लिए, और आपने कहा है कि 10% से आप स्टेप अप करेंगे। तो यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं तो करीब 1 करोड़ 97 लाख रुपीज इकट्ठा हो सकते हैं। और क्योंकि बात हो रही है 25 ईयर्स की, तो यदि मैं 15% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं तो ये अमाउंट हो सकता है 2 करोड़ 86 लाख रुपीस। तो यानी कि आप डिपेंड करेगा कि किस तरह के रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन जो आपका टारगेट है 2 करोड़ का वो तो यहां पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिए कि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो आज के 2 करोड़ रुपए 25 साल के बाद आज के 2 करोड़ से काफी कम होंगे। अगर मैं 6% का इन्फ्लेशन भी यहां पर मानकर चलूं तो 25 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 46 लाख के आसपास होगी। तो इसलिए मेरा सुझाव यह है कि समय के साथ जितना अधिक से अधिक हो सके उतना आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं स्कीम्स की। तो आपका इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड। साथ ही आपने कहा है कि आप ग्रो निफ्टी ईवी, न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं 500 रुपीज़ पर मंथ। तो स्कीम सभी अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 500 रुपीज़ की जो आप एसआईपी कर रहे हैं इसे आप रोक सकते हैं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो अमाउंट बहुत छोटा है तो इसका आपके पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि अगर लंबे वक्त की बात हो रही है तो डाइवर्सिफाइड फंड्स ही आपके लिए बेहतर रहेंगे। दूसरा सुझाव मेरा यह है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, लेकिन क्योंकि आप लंबी अवधि के हिसाब से निवेश कर रहे हैं तो यदि आप लार्ज कैप की जगह पर एक फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो ये बेहतर होगा। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को चुन सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है राजीव सिंह ने। राजीव जी, आपने कहा है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी वीडियोज़ देखते हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया कि आप 3 फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें 2500 की एसआईपी चल रही है आपकी। क्वांट मिड कैप फंड में 1500 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1000 की एसआईपी आप कर रहे हैं। तो एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड आपके पास है। 10 साल का आपका नज़रिया है और 50 लाख रुपए आप इकट्ठा करना चाहते हैं। फंड्स आपके देखिए तीनों अच्छे हैं, इनमें आप बिल्कुल एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। लेकिन यदि हम बात करें टारगेट की तो यहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। अगर 5000 रुपये की एसआईपी से मैं कैलकुलेट करूँ 10 ईयर्स में 12% के सीएजीआर पर तो करीब 11 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। इवन यदि आप ये उम्मीद करें कि रिटर्न्स इससे बेहतर होंगे, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जिस तरह के रिटर्न्स मिले हैं इक्विटी मार्केट से, उसे देखते हुए इन्वेस्टर्स की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। मैं तो फिर भी कहूँगा कि आपको जब कैलकुलेट करना हो तो आप 12% पे ही करें।
बट मैं अगर ये भी मान के चलूँ कि 15% का CAGR मिलता है तो भी 13 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप एक काम तो ज़रूर कीजिए कि कम से कम 10% से स्टेप अप करें, हर साल अपने निवेश को 10% से बढ़ाते रहें और उसके बाद काफ़ी हद तक आपकी मदद होगी। इस 50 लाख की जो ज़रूरत है घर खरीदने के लिए, उसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और बाकी आप लोन ले सकते हैं। तो इस तरह से आप घर खरीदने की जो प्लानिंग है उसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुधीर सिन्हा ने। सुधीर जी, आपने बताया कि आप पिछले 5 साल से कुछ स्कीम्स में SIP कर रहे हैं और आपका पैसा डबल हो गया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आपके पास है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड जिसमें आप 3000 पर मंथ के SIP कर रहे हैं। ये एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। HSBC वैल्यू फंड में आप 2000 पर मंथ के SIP कर रहे हैं। मिरे एसेट ब्लू चिप फंड आपने कहा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड होगा जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। उसका नाम अब बदल कर मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया है। तो इसमें भी आप 3000 पर मंथ के SIP कर रहे हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1500 और साथ ही SBI टेक्नोलॉजी फंड में 3000 पर मंथ की SIP आप कर रहे हैं। सभी फंड्स अच्छे हैं। एक फंड सेक्टोरल है और बाकी सभी डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। आपका सवाल यह है कि अगले साल यानी कि 2025 में दिसंबर के आसपास आपको आपके बेटे की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको क्या अभी पैसे विड्रॉ करने चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? और साथ ही आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आगे की SIP आप जारी रखें या उसे भी स्टॉप कर दें। तो पहली बात तो ये है कि यदि आपको 1 साल के बाद पैसों की ज़रूरत है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि आपने अच्छा प्रॉफिट बनाया है और इक्विटी मार्केट का स्वभाव है कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। तो ऐसे में प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, स्पेशली स्मॉल कैप फंड और ये लार्ज एंड मिड कैप फंड्स सभी से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और प्रॉफिट बुक करके आप पैसों को या तो डेट ओरिएंटेड फंड्स में या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आप टैक्स के हिसाब से सोचें कि इस तरह के फंड्स में स्लैब रेट पर टैक्स एप्लीकेबल होगा, तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड में भी इस प्रॉफिट को जो कि आप बुक करेंगे उसे वहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यदि आप इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर 20% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होगा। और यदि आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या फिर डेट ओरिएंटेड फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर स्लैब रेट पर टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो यदि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो इक्विटी सेविंग्स फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए सुटेबल रहेगा। SIP को लेकर मेरा सुझाव यह है कि आप SIP कंटिन्यू करें, क्योंकि यदि पैसा आपके पास है, इन्वेस्टेबल सरप्लस है, तो आप क्या करेंगे? तो आप SIP करें, लेकिन आपको स्कीम में यहाँ पर बदलाव करना चाहिए। आपके पास क्योंकि स्मॉल कैप फंड या टेक्नोलॉजी फंड ये भी हैं आपके पोर्टफोलियो में, इनमें SIP करने की बजाय यदि आप लार्ज कैप फंड्स में SIP करेंगे तो वो बेहतर होगा। तो अब यहाँ से अगले 1 साल के लिए आप लार्ज कैप फंड्स में SIP कर सकते हैं। हालांकि आपको ये देखना होगा कि एक तो एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जो SIP अब आप करेंगे उन यूनिट्स को यदि 1 ईयर नहीं होता है तो वहां पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है और साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यदि आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए तो फिर ऐसे में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। तो लार्ज कैप इंडेक्स फंड में आप कर सकते हैं या फिर कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड में आप SIP कर सकते हैं। जिन स्कीम में आप अभी कर रहे हैं इन स्कीम में SIP आप रोक दें। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है पुंकेश शर्मा ने। शर्मा जी, आपने बताया है कि आपकी एज है 36 ईयर्स की और आपका टारगेट है 15 साल में 3 करोड़ रुपए जुटाना। आप 14 स्कीम में SIP कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि पोर्टफोलियो में स्कीम्स कम कीजिए। और कौन सी स्कीम है? पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 3000 रुपीज़ पर मंथ की SIP चल रही है। SBI स्मॉल कैप फंड में 5000, SBI फ्लेक्सी कैप फंड में 5000,
एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2000, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 5000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 3000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 2500, निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 3000, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP चल रही है 5000 पर मंथ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 50,000 रुपीज़ का। SBI कॉन्ट्रा फंड में भी आपने 50,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल लमसम, मोतीलाल ओसवाल की कौन सी स्कीम है ये आपने नहीं बताया, उसमें 30,000 रुपीज़ आपने लमसम इन्वेस्ट किए हुए हैं। HDFC लमसम, HDFC की कौन सी स्कीम है ये भी आपने नहीं बताया, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि इसमें क्या करना है। तो इसमें भी 30,000 रुपीज़। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 30,000 रुपीज़ की आप SIP नहीं लमसम आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जिन फंड हाउसेस के आपने नाम बताए हैं और स्कीम नहीं बताई हैं उस पर मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे पाऊंगा। स्कीम्स आपकी अदरवाइज बाकी सभी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी आप यदि 9 फंड्स में SIP कर रहे हैं तो पहले तो आपको इसे कम करना चाहिए। और यहाँ पर क्योंकि आप एक ही तरह की कैटेगरी में, एक ही कैटेगरी में कई स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में बिल्कुल बेशक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपके पास निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी है, तो दो फ्लेक्सी कैप फंड की जरूरत नहीं है, आप एक ही फ्लेक्सी कैप फंड रखिए अपने पोर्टफोलियो में, वो काफ़ी रहेगा। UTI निफ्टी 50 क्योंकि एक इंडेक्स फंड है लार्ज कैप, इसमें भी आप बने रह सकते हैं, इसमें SIP कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास में एक और लार्ज कैप है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, आपके पास SBI फ्लेक्सी कैप भी है, तो आप सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड रखिए और मेरे हिसाब से निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा रहेगा। सिर्फ एक ही फंड आप रखिए, या फिर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी रख सकते हैं। दोनों में से एक फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बाकी सभी फ्लेक्सी कैप फंड को आप रोक दें। लार्ज कैप में आप सिर्फ UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इसमें SIP जारी रखें, बाकी आप लार्ज कैप फंड में भी रोक दें। और वैसे भी फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आपको लार्ज कैप का अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने जिन फंड्स के नाम बताए हैं SIP के लिए, उनमें से कोई भी मिड कैप फंड नहीं है, तो मेरा सुझाव यह है कि आप एक मिड कैप फंड में SIP करें। जैसे कि आपके पास SBI फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसकी जगह पर स्मॉल कैप में क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं, तो आप एक मिड कैप फंड SBI मिड कैप फंड या क्वांट मिड कैप फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास स्मॉल कैप फंड बहुत सारे हैं, उनमें से एक ही स्मॉल कैप फंड आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में। तो यदि आप SBI का मिड कैप फंड रखते हैं तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं, या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड है आपके पास, उसमें आप SIP जारी रखें। तो एक स्मॉल कैप फंड, एक मिड कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक लार्ज कैप फंड, बस 4 स्कीम में आप SIP करें। उसके अलावा बाकी फंड्स में SIP रोक दें, तो टोटल पैसा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं SIP के जरिए वो आपके सिर्फ 4 फंड्स में जाना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। और जैसा आपने बताया कि आपने 1,90,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट किए हुए हैं और साथ ही 33,500 की आप SIP कर रहे हैं, तो हालांकि आपने ये नहीं बताया कि इसकी वैल्यू अभी कितनी हो गई है। तो यदि मैं ये मान के चलूँ कि अभी एक नया इन्वेस्टमेंट है, तो 12% के CAGR पर 15 ईयर्स में करीब 1,70,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो मेरा सुझाव यह है कि आपको स्टेप अप करना चाहिए। यदि आप 10% से स्टेप अप कर लें तो करीब 3 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर सकते हैं 15 साल में। तो ये एडवाइस आपके लिए मेरी रहेगी कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।